नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। दोस्तों, हमारी बात चल रही थी क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 सामाजिक न्याय के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया था जो जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत है उसके बारे में। तो कुछ बचा हुआ था इसमें चैप्टर जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है, वो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं। तो जॉन रॉल्स ने एक सिद्धांत दिया था अज्ञानता का पर्दा, यानी व्यक्ति क्या है, खुद को अज्ञान बनाने ले, भाई मेरे को किसी चीज़ की जानकारी नहीं है। तो उसके बारे में हमने बात करी थी। यहाँ देखते हैं, अज्ञानता का जो कल्पित आवरण ओढ़ना उचित कानूनों और नीतियों की प्रणाली तक पहुँचने का पहला कदम है। किसके लिए आवरण, किसके लिए ओढ़ रहा है कि अच्छे कानून बन सके, अच्छी नीतियाँ बन सके। तो इससे यह प्रकट होता है कि जो विवेकशील मनुष्य है, न केवल सबसे बुरे संदर्भ के मद्देनजर चीज़ों को देखेंगे, बल्कि वे यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा निर्मित नीतियां समग्र समाज के लिए लाभप्रद हो। तो ये हमने बात करी थी, जो विवेकशील मनुष्य है वो क्या करेगा, अगर उसको कानून बनाने का अधिकार दिया जाएगा तो वो सारी चीज़ों को देखेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि जो हम कानून बना रहे हैं, जो नीतियाँ बना रहे हैं, वो सब के लिए लाभप्रद हो। दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना है, क्योंकि उसमें पता नहीं है उस व्यक्ति को कि आगे आने वाले समय में मैं कहाँ पैदा होऊंगा। तो उनको ध्यान में रखते हुए, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो क्या है, नियम बनाएंगे। देखो यहाँ दिया है कि चूंकि कोई नहीं जानता कि आगामी समाज में कौन सी जगह लेंगे, इसलिए हर कोई ऐसे नियम चाहेगा जो अगर वे सबसे बुरी स्थिति में जीने वालों के बीच भी पैदा हो तब भी उनकी रक्षा कर सके। क्योंकि मनुष्य खुद के लिए नियम बना रहा है। भाई जैसे ही मैं आगे कोई दूसरा जन्म लूँगा, किसी दूसरे समाज में लूँगा, दूसरे वर्ग में लूँगा, या गरीब घर में, अमीर घर में, कहीं भी पैदा हो सकता है, तो वहाँ मेरे लिए ऐसे नियम हो कि मैं कोई गरीब घर में भी पैदा हो जाऊँ तो मेरे को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन उचित तो यही होगा कि वे यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि उनके द्वारा चुनी गई जो नीतियां हैं बेहतर स्थिति वालों को कमज़ोर न बना दें। भाई अमीर को गरीब ना बना दें, कहने का मतलब ये है, क्योंकि यह संभावना भी हो सकती है कि वे खुद भविष्य के उस समाज में सुविधा संपन्न स्थिति में पैदा हो। इसलिए यह सभी के हित में होगा कि निर्धारित नियमों और नीतियों से जो संपूर्ण समाज को फायदा होना चाहिए, किसी एक खास हिस्से का नहीं। यानी नीतियां ऐसी हो जिससे हर वर्ग का फायदा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। यानी ऐसे नियम बनाएं, ऐसी नीतियां बनाएं जिससे पूरे समाज का क्या है, कल्याण सुनिश्चित हो। किसी एक वर्ग विशेष के लिए अगर कानून बनाएंगे तो क्या पता आप अगले जन्म में या उस वर्ग में पैदा ही ना हो, किसी दूसरे वर्ग में पैदा हो जाए। तो किसी एक वर्ग विशेष के लिए अगर कानून बनाए गए तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ निष्पक्षता विवेक सम्मत कार्रवाई का परिणाम है, न कि परोपकार या उदारता का। यानी जो निष्पक्षता है, सबके साथ निष्पक्ष होकर क्या है कार्रवाई करनी है, नियम बनाने हैं, वो विवेक सम्मत है। ये परोपकार और उदारता वाली चीज़ नहीं है। भाई गरीबों के लिए भी नियम बना दिए, वो गरीबों के लिए नियम नहीं है, वो विवेक संगत है। यानी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए नीतियाँ क्या होंगी, एक जैसी होंगी। इसलिए जॉन रॉल्स तर्क देते हैं कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। तो इस उदाहरण में हमारे पास पहले से बना बनाया कोई लक्ष्य या नैतिकता के प्रतिमान नहीं होते हैं। हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है ये निर्धारित करने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं। तो देखो इसमें ऐसा होता है कि व्यक्ति जो लक्ष्य निर्धारित करता है वो समय के साथ क्या होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। जैसे आज अगर उसका लक्ष्य कोई अलग है तो 2 साल बाद वो ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाता है कि उस लक्ष्य को क्या है, छोड़ देता है। तो वहाँ क्या है, व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है और वो साथ में क्या है, विवेकशील भी है। तो विवेकशील है तो चिंतन करके वो क्या अपना अच्छा और बुरा क्या है सोच सकता है, निष्पक्ष होकर किसी मामले में अपना क्या है विचार प्रकट कर सकता है। और यह विश्वास रोल के सिद्धांत को निष्पक्ष और न्याय के प्रश्न को हल करने का महत्वपूर्ण और सबल रास्ता बना देता है। फिर यहाँ बात करते हैं सामाजिक न्याय का अनुसरण। तो अनुसरण का मतलब होता है पालन करना, जैसे किसी के पीछे पीछे चलना, उसका अनुसरण करना, जैसे भगवान बुद्ध के नियमों का अनुसरण करना यानी पालन करना। तो हम सामाजिक न्याय का पालन है वो किस प्रकार से कर सकते हैं वो देखते हैं।
यदि किसी समाज में बेहिसाब धन दौलत और इनके स्वामित्व के साथ जुड़ी सत्ता का उपभोग करने वाला तथा बहिष्कृत और जो वंचित वर्ग के बीच गहरा एवं स्थायी विभाजन मौजूद है, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ सामाजिक न्याय का अभाव है। देखो, इसका कहने का मतलब है कि समाज में ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होनी चाहिए कि एक समाज का वर्ग है वो यहाँ है, एक वर्ग यहाँ, यानी ये खाई ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ सिर्फ समाज में विभिन्न व्यक्तियों के जीवन यापन के सिर्फ विभिन्न स्तरों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। न्याय के लिए क्या चाहिए? लोगों के रहन सहन के तौर तरीकों में पूर्ण समानता और एकरूपता की देखो आवश्यकता नहीं है। देखो, ये भी नहीं कहते कि सबका जो रहन सहन है वो एक हो जाए, पहनावा एक हो जाए, लेकिन उस समाज को अन्यायपूर्ण ही माना जाएगा जहां धनी और गरीब के बीच खाई इतनी गहरी हो कि वे अपेक्षाकृत बिल्कुल भिन्न भिन्न दुनिया में रहने वाले लगे, और जहां अपेक्षाकृत वंचितों को अपनी स्थिति सुधारने का कोई मौका न मिले, चाहे वे कितना भी कठिन श्रम क्यों ना कर ले। यानी कहने का मतलब है, जो अमीर और गरीब के बीच की खाई जितनी ज़्यादा गहरी होगी वो समाज का उतना ही ज़्यादा अन्यायपूर्ण माना जाएगा, और जितनी ये खाई है वो कम होगी, इक्वल लेवल में होगी, वो जो देश है या वो वहाँ का जो समाज है वो उतना ही क्या है, न्यायपूर्ण माना जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि वंचितों को अपनी स्थिति सुधारने का अगर मौका ही नहीं मिल रहा है तो वो ऊपर कैसे आएंगे। तो दूसरे शब्दों में, न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए न्यूनतम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जिसको हम सीधी सी भाषा में जानते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, तो कौन उपलब्ध कराएगा। यहाँ देखो, न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए जो बुनियादी स्थितियां हैं वो ज़रूर मुहैया करानी चाहिए, ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित जीवन में सक्षम हो सकें, समाज में अपनी प्रतिभा का विकास करें और इसके साथ समान अवसरों के जरिए अपने चुने हुए लक्ष्य की ओर बढ़ें। तो कहने का मतलब है, समाज उनको जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मकान, आवास की सुविधा है, भोजन की व्यवस्था, ये सारी कुछ सुविधाएं हैं उनको प्रदान करें, जिससे क्या है वो अपना विकास कर सके, अपनी प्रतिभा दिखा सके और समाज में उनको भी क्या है एक आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। तो वही क्या है, एक समान अवसर है भाई। एक हमने पहले भी बात करी थी, एक कहीं आदिवासी इलाके में जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, एक शहरी क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, दोनों में क्या है, बहुत ज़्यादा अंतर है। लोगों को जिंदगी के लिए न्यूनतम जरूरी बुनियादी स्थितियों का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं। अब जो विभिन्न सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की गणना के लिए विभिन्न तरीके ईजाद किए हैं, लेकिन सामान्यतः इस पर सहमति है कि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की बुनियादी मात्रा आवास है, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति है, शिक्षा, न्यूनतम मजदूरी, इन बुनियादी स्थितियों के महत्वपूर्ण हिस्से होंगे। यानी ये चीज़ें तो सबसे ज़रूरी है ही है, बाकी तो अलग हैं, लेकिन ये तो क्या है, मेन ज़रूरी चीज़ें हैं, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य, आवास, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूर्ति लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी समझी जाती है। हालांकि सभी नागरिकों के लिए इन बुनियादी शर्तों की पूर्ति, खासकर भारत जैसे देश में जहां गरीबों की बड़ी तादाद है, सरकार पर भारी बोझ बन सकती है। लेकिन वास्तव में ये दायित्व किसका बनता है? जो लोकतांत्रिक सरकार है उसका ये दायित्व बनता है। लोकतांत्रिक सरकार है वो सबकी मदद करे, जो गरीब वर्ग है, जिनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, ये सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तब भी हमें इस बात पर असहमति हो जाती है कि इस लक्ष्य को पाने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा भी सिस्टम हो जाता है, कई इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेते हैं। जैसे अभी गवर्नमेंट कई प्रकार की योजनाएं चला रही है, जैसे मान लो जो राशन है वो फ्री दे रही है, 2 रुपये किलो दे रही है, तो उसमें कई ऐसे भी परिवार हैं जो खूब संपन्न है, लेकिन फिर भी वह क्या इसका नाजायज़ फ़ायदा ले रही है। यानी सर्वोत्तम तरीका इसका क्या हो सकता है? आजकल हमारे समाज में और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी यह बहस चल रही है कि क्या मुक्त बाजार के जरिए खुली प्रतियोगिता को बढ़ावा देना समाज के जो सुविधा प्राप्त सदस्यों को नुकसान पहुंचाए बगैर सुविधाहीनों की मदद करने का सर्वोत्तम तरीका होगा, या कि गरीबों को न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। कि या तो सबको एकदम खुला छोड़ दो कि जिसमें योग्यता होगी वो आगे जाएगा, जिसमें योग्यता नहीं होगी वो आगे नहीं जा पाएगा, या फिर ऐसा हो कि सरकार ही क्या है इन गरीबों की सारी सुविधाएं हैं, जो बुनियादी सुविधाएं, सारी सुविधा का मतलब क्या है, बुनियादी सुविधाएं हैं, वो इनको मुहैया करवाए।
हमारे देश में इन भिन्न भिन्न प्रस्तावों का विभिन्न राजनीतिक समूह समर्थन कर रहे हैं, जो ग्रामीण या शहरी गरीब जैसे सीमांत समूह की आबादी की सहायता के लिए विभिन्न योजनाओं के तुलनात्मक गुण दोष पर बहस करते हैं। और संक्षेप में इस विवाद की हम इस खंड में परख भी करेंगे। तो जैसे हमने बताया अभी, जैसे 2 रुपये किलो वाला गेहूँ लेने आता है, आईफोन उसकी जेब में है, 80,000 की मोटरसाइकिल लेकर आता है, तो वो क्या है, इस जो योजना है इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। जो मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। मुक्त बाजार मतलब एकदम खुली चीज़ है, सब कुछ जो योग्यता है वो आगे जाएगा, और दूसरी चीज़ है वो राज्य का हस्तक्षेप। दोनों में क्या अंतर है? मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि जहाँ तक संभव हो व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने के लिए तथा मूल्य, मजदूरी और मुनाफे के मामले में दूसरे के साथ अनुबंध और समझौते में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। वो कितनी भी संपत्ति अर्जित कर सकता है, कितना ही मुनाफा अर्जित कर सकता है, कितनी मजदूरी ले सकता है, कितना ही उसका मूल्य चुका सकता है, इसके लिए वो क्या है, स्वतंत्र है। तो यहाँ देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की एक परिभाषा आती है, इन्होंने कथन दिया था, न्यायपूर्ण समाज कौन सा है? जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की जो घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। तो भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष भी थे। और इस समिति की एक खास बात ये भी है कि के.एम. मुंशी एकमात्र कांग्रेस इसमें सदस्य थे। तो उन्हें लाभ की अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंद्विता करने की छूट होनी चाहिए। तो ये हमने बात कर ली कि मुक्त ही है बाजार है तो कंपटीशन बिल्कुल होगा। कंपटीशन होगा तभी क्या है, जिसमें योग्यता होगी वो आगे जाएगा। यह मुक्त बाजार का क्या है, सरल चित्रण है, सीधा सा है कि भाई जो योग्य है वो आगे जाएगा। मुक्त बाजार के समर्थक मानते हैं कि अगर बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए तो बाजारी कारोबार का योग कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण क्या है, सुनिश्चित करेगा। यानी इनका ये मानना है कि सरकार को कम से कम दखल देना चाहिए, और अगर सरकार कम से कम दखल देगी तो समाज में भी क्या है, उससे लाभ होगा, समाज को भी फायदा होगा, और सबके जो कर्तव्य है वो अलग अलग, सबके जो काम है वो अलग अलग बटे रहेंगे, और समाज में एक न्यायपूर्ण व्यवस्था क्या है, सुनिश्चित होगी। इससे क्या हो गया, योग्यता और प्रतिभा से लेस लोगों को अधिक प्रतिफल मिलेगा, जबकि अक्षम लोगों को कम हासिल होगा। कि अगर लूले, लंगड़े और बीमार व्यक्ति मरते हैं तो मर जाने दो, राज्य को इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिसमें योग्यता होगी वो ही क्या है, आगे आएगा। उनकी मान्यता है कि बाजारी वितरण का जो भी परिणाम हो वह क्या होता है, न्याय संगत ही होगा। हालांकि मुक्त बाजार के सभी समर्थक आज पूर्णतया अप्रतिबंधित बाजार का समर्थन नहीं करेंगे। कई लोग हैं वो अब कुछ प्रतिबंध स्वीकार करने को तैयार होंगे। यानी पूर्णतया अप्रतिबंधित मतलब बिल्कुल भी प्रतिबंध ना हो बाजार के ऊपर, इसका समर्थन कुछ लोग अभी नहीं करेंगे। वो क्या चाहते हैं कि कुछ प्रतिबंध तो वास्तव में होने चाहिए। मसलन सभी लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी जो जीवन मानक सुनिश्चित करने हेतु राज्य क्या है, हस्तक्षेप इसमें करे। भाई जो न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताएं उनके लिए राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि वे समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो सकें। यानी एक व्यक्ति, जैसे ये लाइन है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, एक यहाँ खड़ा है, तो अब जो फिनिशिंग लाइन ये है मान लो, तो अब इस बेचारे को तो शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी, यहाँ तक आएगा, तब तक तो ये वाला है ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पहले सरकार क्या करे, कुछ बुनियादी सुविधाएं तो उपलब्ध करवाए, ताकि वो क्या है, शर्तें समान हो, वहाँ से क्या है, प्रतिस्पर्धा कर सके। लेकिन वे तर्क कर सकते हैं कि यहाँ भी स्वास्थ्य सेवा और जो शिक्षा सेवा है तथा ऐसी अन्य सेवाओं के विकास के लिए बाजार को अनुमति देना ही लोगों के लिए इन बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति का सबसे कारगर तरीका हो सकता है। दूसरे शब्दों में ऐसी सेवाएं मुहैया कराने के लिए निजी एजेंसियों को क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जबकि राज्य की नीतियां इन सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश करें। तो कहने का मतलब है इनका इस चीज़ के ऊपर जोर है कि अगर यही चीज़ें निजी कंपनियां अगर देंगी तो उसमें क्या है, ज़्यादा सुविधा लोगों को होंगी, और
राज्य भी क्या है, लोगों को मोटिवेट करेगा। भाई अच्छी चीज़ें मिलेगी तो लोग अपने आप ही मोटिवेट हो जाएंगे, किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आज देख रहे हो सब जगह, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, ज़्यादातर लोगों का झुकाव किस तरफ हो गया, सरकारी स्कूल को छोड़कर निजी स्कूलों की तरफ हो गया। अस्पतालों को देख लो, प्राइवेट अस्पताल की तरफ रुख कर रहे हैं। रोडवेज को देख लो, प्राइवेट बसों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो कहने का मतलब निजी एजेंसियां जहां आ गई है ना, वहां जो सेवाएं मुहैया करवा रही हैं उसकी वजह से क्या है, लोगों में एक तरह से क्या है, उनकी तरफ रुझान आ गया है। राज्य के लिए यह भी जरूरी हो सकता है कि वह उन वृद्धों और रोगियों की विशेष सहायता प्रदान करे जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो देखो पहले से ही विशेष सहायता की इनको ज़रूरत है। लेकिन इससे आगे राज्य की भूमिका नियम कानून का ढांचा बरकरार रखने तक ही सीमित रहनी चाहिए, जिससे व्यक्तियों के बीच जबरदस्ती और अन्य बाधाओं से मुक्त प्रतिद्वंदिता सुनिश्चित हो। और इसके बाद आगे कह रहे हैं कि राज्य को सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने तक ही सीमित रहना चाहिए, ताकि लोगों के बीच जो है चीज़ें वो क्या है, ज़्यादा प्रभावित नहीं हो। जैसे आज चल रहा है, जैसे आरक्षण का कई जगह विरोध चलता है, तो ऐसी चीज़ें लोगों के बीच ना आए। उनका मानना है कि मुक्त बाजार उचित और न्यायपूर्ण समाज का क्या होता है, आधार होता है। कहा जाता है कि बाजार किसी व्यक्ति की जाति या धर्म की परवाह नहीं करता, वह ये नहीं देखता कि आप मर्द हैं या औरत, वह इन सब से निरपेक्ष रहता है और उसका सरोकार किससे है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो प्रतिभा है और आपका जो कौशल है उससे है। अगर आपके पास योग्यता है तो कोई ये नहीं देखता कि आप लूले हो, लंगड़े हो। जैसे स्टीफन हॉकिंग्स का उदाहरण लिया जाता है, तो उनकी प्रतिभा और कौशल से ही उन्होंने पूरी दुनिया में अपना क्या है, नाम कमाया था। यहाँ ये चीज़ें नहीं देखी जाती कि आप किस जाति हो, किस समाज के हो, किस वर्ग के हो, कौन सा लिंग है, कौन सी भाषा है। सिर्फ और सिर्फ क्या देखा जाता है, आपकी प्रतिभा और कौशल। अगर आप में प्रतिभा है तो मुक्त बाजार समाज में आप आगे जाओगे, तरक्की करोगे, नहीं तो क्या है, जहाँ जैसा चल रहा है डर रहा वैसे ही आप चलते रहोगे। तो बाजारी वितरण के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि हमें ज़्यादा विकल्प प्रदान करता है। भाई स्वतंत्र है एकदम, जो चाहे निर्णय हम ले सकते हैं, इसमें शक नहीं कि बाजार प्रणाली उपभोक्ता के तौर पर हमें ज़्यादा विकल्प देती है। हम जैसा चाहें वैसा चावल पसंद कर सकते हैं, पसंदीदा स्कूल जा सकते हैं, बशर्ते उनकी कीमत चुकाने के लिए हमारे पास क्या हो, साधन हो। लेकिन बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं के मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं और सेवाएं लोगों के खरीदने लायक कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो बुनियादी सुविधाएं, तो ये इस कीमत के ऊपर उपलब्ध हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। सब में क्या है, आम आदमी भी क्या है, इसको सुलभ कर सके, आम आदमी आसानी से उसको उपलब्ध हो जाए। यदि निजी एजेंसियां इसे अपने लाभदायक नहीं पाती है तो वे उस खास बाजार में प्रवेश नहीं करेंगी अथवा सस्ती और घटिया सेवाएं मुहैया करवाएंगी। तो ये तो सीधी सी बात है। प्राइवेट जो कंपनियां, निजी एजेंसियां, उनका तो मुख्य फ़ायदा ये रहता है, उनका मुख्य मुद्दा रहता है कि फ़ायदा हो, लाभ हो। अगर जहां लाभ नहीं होगा तो वो उसमें क्या है, घटिया सेवाएं प्रदान करेंगी और घटिया सेवाएं प्रदान करके क्या अपना लाभ कमाएंगे। जैसे सड़क निर्माण होता है, तो सड़क निर्माण में गवर्नमेंट फिक्स पैसे देती है, भाई इस सड़क का निर्माण है वो 60 लाख में हो जाना चाहिए, गवर्नमेंट अपने हिसाब से पैसे। अब वो ठेकेदार है, वो क्या करेगा, वो घटिया उसमें सामग्री लगाएगा, घटिया सामग्री लगा कर क्या है, वो पैसे बचाने की कोशिश करेगा। तो यही वजह है कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में बहुत कम निजी विद्यालय हैं और कुछ खुले भी हैं तो वे निम्न स्तरीय हैं। स्वास्थ्य सेवा और आवास के मामले में भी सच यही है। इन परिस्थितियों में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है और सरकार इनके लिए कई, जैसे इंदिरा आवास योजना है, अभी तो जैसे प्राइवेट स्कूलों हैं उनमें 25% RTE के तहत क्या प्रवेश भी दिया जाता है। मुक्त बाजार और निजी उद्यम के पक्ष में अक्सर सुनने में आने वाला दूसरा तर्क ये है कि वे जो सेवाएं मुहैया कराते हैं उसकी गुणवत्ता सरकारी संस्थानों द्वारा प्रदत्त सेवाओं से प्राय बेहतर होती है। तो ये हमने अभी बात करी कि लोगों का रुझान सरकारी स्कूलों से निजी स्कूलों की तरफ, प्राइवेट अस्पतालों की तरफ, प्राइवेट गाड़ियों की, प्राइवेट परिवहन की तरफ हो रहा है। लेकिन इन सेवाओं की कीमत उन्हें गरीब लोगों की पहुंच से बाहर कर सकती है। निजी व्यवसाय वही जाना चाहता है जहां उसे सबसे ज़्यादा मुनाफा मिले और इसलिए मुक्त बाजार धनी और प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने को प्रवृत्त होता है। तो निजी
जहाँ भी निजी एजेंसी आ जाएंगी उनका मुख्य जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा फ़ायदा कमाने का। और फ़ायदा कमाने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुनाफा मिले। और मुनाफा उनको कौन देगा? जो ताकतवर हैं, जो धनी हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो ज़्यादा मुनाफा देंगे। अगर कोई गरीब बेचारा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो उसको तो लूट लेंगे, तो वो कहाँ से पैसे दे पाएगा? तो जो निजी व्यवसाय कहाँ जाएगा कि जहाँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। इसका परिणाम अपेक्षाकृत कमज़ोर और सुविधाहीन लोगों के लिए अवसरों विस्तार करने के बजाय अवसरों से वंचित करना भी हो सकता है। तर्क तो बहस के दोनों पक्षों के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन मुक्त बाजार आमतौर पर पहले से सुविधा संपन्न लोगों के हक में काम करने का रुझान दिखलाते हैं। इसी वजह से अनेक लोग तर्क करते हैं कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य को यह सुनिश्चित करने की पहल करनी चाहिए कि समाज में तमाम सदस्यों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। यानी कहने का मतलब है कि जो निजी एजेंसी है, जो मुक्त बाजार हैं, वो तो किसके लिए? एक तरह से ज़्यादा सुविधा संपन्न लोग हैं उनके हित के लिए ज़्यादा लाभदायक है। और राज्य को क्या करना चाहिए? राज्य को जो भी समाज है, वो गरीब तबका है, उसके लिए क्या है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था सबसे पहले करनी चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनको सब कुछ मिल रहा है। और लोकतांत्रिक समाज में वितरण और न्याय के मुद्दों पर असहमतियां अपरिहार्य है और फायदेमंद भी है, क्योंकि वो हमें विभिन्न दृष्टिकोण की जांच परख करने में और विवेक सम्मत ढंग से अपने विचारों का बचाव करने को बाध्य करती है। तो वाद विवाद के जरिए इन असहमतियों के बीच राह निकालने का दूसरा नाम क्या है? राजनीति है। यानी कहने का मतलब वाद विवाद से क्या है, सत्य निखर कर सामने आता है। और हमारे देश में अनेक किस्म की सामाजिक और आर्थिक विषमताएं मौजूद हैं और उन्हें कम करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। यहाँ जो अपरिहार्य मतलब जरूरी। न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के अध्ययन से हमें इसमें शामिल मुद्दों पर बहस करने तथा न्याय के जो अनुसरण है पालन करने के लिए सर्वोत्तम रास्तों के बारे में एक सहमति पर पहुंचने में मदद मिलती है। तो दोस्तों ये चैप्टर था 4 नंबर का और ये प्रश्नावली है इसकी। तो प्रश्नावली के बारे में फिर कभी वीडियो बनाएंगे। और वीडियो अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें। और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।